नमस्ते बच्चों। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया बट आ जाएगा, ठीक है। कल का अपना जो टॉपिक था एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल अपन ने देख लिया था। फाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन अपन ने देख लिए थे। मैंने बताया था कि जो फाथ फंक्शन होते हैं उसमें कौन कौन आता है, कार्य और उष्मा, वर्क एंड हीट। तो आज अपन टॉपिक की बात करने वाले हैं कार्य तथा उष्मा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आज हेडिंग लगा लो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट, कार्य तथा उष्मा की अवधारणा, ठीक है। कार्य तथा उष्मा की अवधारणा। अब मैं बात करता हूं कार्य और उष्मा की। आप लोगों को मैंने सिस्टम बताया था, सराउंडिंग बताया था कि सिस्टम होता है और सराउंडिंग होता है। सिस्टम और सराउंडिंग को बाउंड्री के द्वारा अलग किया जाता है। अब ये बोला जाता है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग है, जो वर्क और हीट है, उसके लिए अपन को कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, कोई भी ये सिस्टम है, इस सिस्टम ये बीकर ही मान लो। अब इसकी जो बाउंड्री है ना, जैसे वर्क और हीट की बात करते हैं अपन, पिस्टन लगा दिया मैंने, इस पिस्टन के ऊपर अपन प्रेशर लगाते हैं तो ये नीचे चला जाता है, और गैस के ऊपर जब प्रेशर, गैस के द्वारा जब प्रेशर लगाया जाता है तो ये बाहरी साइड चला जाता है। तो ये बोला जाता है कि कार्य और उष्मा दोनों के दोनों तंत्र की बाउंड्री पर उत्पन्न होते हैं। कहाँ होते हैं? तंत्र की परिसीमा पर उत्पन्न होते हैं कि ये पिस्टन ऊपर की साइड गया है, अंदर की साइड आ रहा है, ठीक है। एक बात और इसमें बोला जाता है कि कार्य और उष्मा दोनों के दोनों एल्जेब्रिक क्वांटिटीज है। क्या बोला जाता है? ये बीजीय राशि होती है। बीजीय राशि का मतलब ये कार्य और उष्मा धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कार्य और उष्मा का जो डेवलपमेंट है वो किससे होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब एक्सचेंज होता है ना, तो उस टाइम पे अपन बोलते हैं कार्य और उष्मा उत्पन्न होती है। अब मैं बात करता हूँ, आप लोग अब हेडिंग डाल दो कार्य तथा उष्मा की अवधारणा के बाद अगली हेडिंग डाल दो इसी के अंदर कार्य की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, कार्य की धारणा। कार्य की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। अब इस बात को ढंग से समझो, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क की बात कर रहा हूं मैं। अब ये बोला जाता है कि जब कोई भी सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर जब अवस्था परिवर्तन होता है, क्या होती है? स्टेट परिवर्तन होती है, अवस्था परिवर्तन होता है। तो उस अवस्था परिवर्तन के दौरान उस सिस्टम की एनर्जी में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और जो ऊर्जा में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसी को अपन कार्य के द्वारा व्यक्त करते हैं। दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला कि कोई भी जब सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उसके दौरान क्या होती है? एनर्जी में चेंज होता है। वो जो एनर्जी चेंज होता है वो मतलब एनर्जी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और जो एनर्जी चेंज होता है, एनर्जी जो उसका उष्मा का जो परिवर्तन होता है उसको अपन कार्य के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब ये बोला जाता है कि कार्य के द्वारा अपन ने व्यक्त कर लिया। अब ये जो सिस्टम है, मान लो इस सिस्टम के ऊपर कार्य किया गया। अब मैं दो वर्ड बोलने वाला हूं, सिस्टम के द्वारा किया जाने वाला कार्य और सिस्टम पर होने वाला कार्य। मान लो ये पिस्टन है और इस पिस्टन के द्वारा इस गैस का जो प्रेशर था अंदर की साइड है। अब ये पिस्टन मैंने अंदर की साइड दबा दिया। मैंने क्या बोला? पिस्टन को अंदर की साइड दबा दिया। तो ये जो कार्य होगा, यहां पर कार्य होगा, और ये कार्य कौन सा होगा? सिस्टम पर किया गया कार्य। किसके द्वारा किया जा रहा है? सिस्टम पर, सराउंडिंग के द्वारा कार्य किया जाता है। और सिस्टम के द्वारा, सिस्टम पर जो कार्य होता है, तंत्र पर जो कार्य होता है, वो कार्य धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। यहां पर जब धनात्मक कार्य होगा तो यहां पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी? इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। और यह बोला जाता है कि जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है कि अंदर जो गैस भरी हुई है, गैस के अणुओं के द्वारा इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया गया जिससे ये पिस्टन ऊपर की साइड उठ गया। तो ये क्या हुआ? यहां पर यह बोला जाता है सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है। और जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा तो वो कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। सिस्टम पर किया गया कार्य धनात्मक होता है, सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब पिस्टन नीचे की साइड आएगा तो इसको ऊपर बोलते हैं संपीड़न कार्य, और जब पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का मार के गैस के पार्टिकल्स धकेलते हैं उसको बोलते हैं प्रसार कार्य। और ये बोला जाता है कि जो संपीड़न कार्य होता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है, और जो प्रसार कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब मैं बोलूं आपको एक बात और बता देता हूं कि प्रसार कार्य और संपीड़न दोनों जो कार्य होते हैं, इसके लिए अपन क्या करते हैं? जैसे मैंने कार्य की बात करता हूं, कार्य होता क्या है? तो अपन बोलते हैं कि जो कार्य होता है वास्तव में किसके को दिखाता है? बल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। बल का मतलब फोर्स को। जैसे कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को मैं धक्का मारता हूं,
ठीक है, जैसे मुझे उस वस्तु को कहीं रखना है, मैंने धक्का मार के उसको दूर रख दिया, तो वो एक तरह से कार्य हुआ ना, पर मैंने वहां लगाया फोर्स लगा दिया, बल के प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है ना वो। तो ये बोला जाता है कि जैसे ये कौन सा कार्य हुआ, एक तरह से प्रसार कार्य हो गया। प्रसार कार्य किसके विरुद्ध होता है? दाब के विरुद्ध होता है। ऐसे यांत्रिक बल के विरुद्ध यांत्रिक कार्य होता है। इसी प्रकार से अपन बोल सकते हैं विद्युत बल के विरुद्ध विद्युत कार्य होता है, विद्युत कार्य होता है। और ये जितने भी कार्य होते हैं इन दोनों के अंदर, ये दोनों के दोनों जो होते हैं दो फैक्टरों के गुणांक होते हैं, का गुणनफल होते हैं। एक तो होता है इंटेंसिटी फैक्टर और एक होता है कैपेसिटी फैक्टर। दोनों का जो गुणनफल है वो कार्य के बराबर होता है। मैंने क्या बोला, एक तो होता है इंटेंसिटी फैक्टर और एक होता है कैपेसिटी फैक्टर, और दोनों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? कार्य के बराबर होता है। ठीक है, अब अपन को समझना है इंटेंसिटी फैक्टर क्या होता है और ये कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, धारिता गुणांक क्या होता है। ये बोला जाता है कि बाह्य बल के विरुद्ध जब कार्य किया जाता है तो उसका जो माप होता है बाह्य बल के विरुद्ध, जैसे कोई भी फोर्स लगा रहे हैं अपन, उसके विरुद्ध अपन जो भी कार्य करेंगे वो किसके बराबर, उसका जो माप होगा उसको बोलते हैं अपन, वो उस माप को अपन बोलते हैं तीव्रता गुणांक। जैसे कोई भी कार्य है, मैं बोल रहा हूं कि जिस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है उसका जो माप होता है वो क्या कहलाता है? तीव्रता गुणांक कहलाता है। जैसे तीव्रता गुणांक की बात करता हूं, इंटेंसिटी फैक्टर की बात करता हूं। ये बोला जाता है जैसे कोई वर्क है, ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इसको यहां पहुंचा दिया। ठीक है, अब ये बोला जाता है यहां पर प्रसार कार्य होगा, और इस प्रसार कार्य का तीव्रता गुणांक क्या होगा? दाब, क्योंकि दाब लगाने पर कार्य हो रहा है। तो तीव्रता का मतलब कितना प्रेशर लगाया मैंने, कितनी तेजी से, जितना तेजी से प्रेशर लगाएंगे इतना जल्दी आ जाएगा। तो अपन बोलते हैं ना कि कोई भी काम करते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, तो ये हो गया अपना इंटेंसिटी फैक्टर। अब एक और बात कर लेते हैं, उसके बाद आता है धारिता गुणांक। अब धारिता गुणांक का मतलब ये है कि पहले ये वस्तु यहां थी, यहां से मैंने यहां पहुंचा दी, तो यहां कुछ आयतन खाली हुआ ना, प्रसार कार्य के अंदर क्या हुआ? आयतन खाली हुआ। जैसे इसको ऐसे मत समझो आप, तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है, और इस पिस्टन को जब अपन प्रेशर लगा के नीचे की साइड लेके जाएंगे, या गैस की जो पार्टिकल्स है उनके ऊपर प्रेशर लगा के ऊपर की साइड लेके जाएंगे, तो यहां पर प्रेशर लग रहा है, एक तरह से दाब लग रहा है ना, इस पिस्टन का दाब लगाया जा रहा है जिससे आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो आयतन में होने वाला जो परिवर्तन है उसको अपन क्या बोलते हैं? धारिता गुणांक। कितनी माप, इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर की कितनी कैपेसिटी खाली हुई, तो आयतन परिवर्तन क्या है? धारिता गुणांक है। तो यहां पर दो फैक्टर काम कर रहे हैं, कितनी तेजी से कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को करने पर अपन को क्या परिणाम प्राप्त होता है, क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। तो यहां पर दो फैक्टर होते हैं, दोनों का जो गुणनफल होता है उसको अपन बोलते हैं कार्य। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आई होगी ये बात। अब हेडिंग डाल दो, कार्य की अवधारणा। कार्य की अवधारणा, कार्य की अवधारणा लिखो इसमें। जब किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो जब किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो जब किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो तंत्र की ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। जब किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो तंत्र की ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। यह ऊर्जा परिवर्तन कार्य के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह ऊर्जा परिवर्तन कार्य के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह ऊर्जा परिवर्तन कार्य के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि तंत्र द्वारा उसके पारिपार्श्विक पर, सराउंडिंग पर, उसके पारिपार्श्विक पर कार्य किया जाता है तो यदि तंत्र द्वारा उसके पारिपार्श्विक पर, जैसे ये सिस्टम है, इसमें जो भी ऊर्जा है वो ऊर्जा इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का मारेगी तो उसकी एनर्जी में क्या आएगी? कमी आ जाएगी। और वो एनर्जी कौन सी होगी? उसको अपन बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। यदि तंत्र द्वारा पारिपार्श्विक पर कार्य किया जाता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है और पारिपार्श्विक की ऊर्जा बढ़ जाती है, सराउंडिंग की ऊर्जा बढ़ जाती है और पारिपार्श्विक की ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि पारिपार्श्विक सराउंडिंग
पारिपार्श्विक तंत्र पर कार्य करता है तो सिस्टम पर जब कार्य करता है, मतलब ये पिस्टन नीचे की तरफ धक्का मारेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रेशर और बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि पारिपार्श्विक तंत्र पर कार्य करता है तो तंत्र की ऊर्जा अधिक तथा पारिपार्श्विक की ऊर्जा कम हो जाती है। पारिपार्श्विक की ऊर्जा कम हो जाती है। कार्य वास्तव में किसको दिखाता है, बल के प्रभाव को दिखाता है, कि जब कार्य हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बल की वजह से, उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। कार्य वास्तव में बल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। कार्य वास्तव में बल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। जैसे यांत्रिक बल के विरुद्ध यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल फोर्स के विरुद्ध कौन सा कार्य हो गया, मैकेनिकल वर्क। यांत्रिक बल के विरुद्ध यांत्रिक कार्य, यांत्रिक बल के विरुद्ध बल के विरुद्ध यांत्रिक कार्य, यांत्रिक कार्य। वैद्युत बल के विरुद्ध वैद्युत कार्य, वैद्युत बल के विरुद्ध वैद्युत कार्य, वैद्युत बल के विरुद्ध वैद्युत कार्य, वैद्युत बल के विरुद्ध वैद्युत कार्य। दाब बल के विरुद्ध प्रसार कार्य, या दाब के विरुद्ध प्रसार कार्य होता है, प्रसार कार्य होता है। प्रत्येक कार्य दो गुणांकों के गुणनफल के बराबर होता है। प्रत्येक कार्य दो गुणांकों के गुणनफल के बराबर होता है। प्रत्येक कार्य दो गुणांकों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अपन बोलते हैं, जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो इसके अंदर अपन ये दोनों चेंजेज होते हैं, तो दोनों चेंजेज के बारे में बात करते हैं कि इंटेंसिटी कितनी थी उस वर्क की, कितनी तेजी से हुआ वो, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रसार कार्य करते हैं तो उसके को अपन प्रेशर लगाते हैं ना, फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद में उसके अंदर क्या चेंज आया, तो अपन बोलते हैं कैपेसिटी चेंज कितना आया, कितनी तेजी से किया और कितना चेंज आया। इन दोनों का जो गुणनफल होता है वही अपना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो धारिता गुणांक और तीव्रता गुणांक, इनका जो गुणनफल होता है वो कार्य के बराबर होता है। प्रत्येक कार्य दो गुणांकों के गुणनफल के बराबर होता है। फर्स्ट लिख लो तीव्रता गुणांक, फर्स्ट लिखो तीव्रता गुणांक, तीव्रता गुणांक, इंटेंसिटी फैक्टर। फर्स्ट लिखो तीव्रता गुणांक या इंटेंसिटी फैक्टर, लिखो इसमें तीव्रता गुणांक या इंटेंसिटी फैक्टर, लिखो इसमें। जिस बाह्य बल के विरुद्ध एक्सटर्नल फोर्स के विरुद्ध, जिस बाह्य बल के विरुद्ध, जिस बाह्य बल के विरुद्ध, जिस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसका माप, उसका जो मेजरमेंट है उसकी बात कर रहा हूं, उसका माप कार्य का तीव्रता गुणांक कहलाता है। उसका माप कार्य का तीव्रता गुणांक कहलाता है। जैसे उसका माप कार्य का तीव्रता गुणांक कहलाता है, उसका माप कार्य का तीव्रता गुणांक कहलाता है। जैसे प्रसार कार्य दाब के विरुद्ध किया जाता है, तो जैसे प्रसार कार्य, ये जो प्रसार कार्य हो रहा है उसको अपन करते हैं दाब के विरुद्ध। जैसे ये गैस के पार्टिकल्स है, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा कार्य होगा, प्रसार कार्य। और मैं जब उत्क्रमणीयता और अनुत्क्रमणीय पढ़ रहे थे तो अपन मैंने बताया था इस गैस के ऊपर अपन अपोजिंग प्रेशर लगाते थे, वहां पर मैं बोलता था इसको PA और इसको बोलता था P।
तो अपोजिंग प्रेशर लगा रहे हैं ना, अपोजिंग फोर्स लगा रहे हैं, उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो यहां लिखना प्रसार कार्य दाब के विरुद्ध किया जाता है, अतः प्रसार कार्य का तीव्रता गुणांक, अतः प्रसार कार्य का तीव्रता गुणांक दाब होता है। प्रसार कार्य का तीव्रता गुणांक दाब होता है। प्रसार कार्य का तीव्रता गुणांक दाब होता है। अगला लिखो कैपेसिटी फैक्टर या धारिता गुणांक। कैपेसिटी फैक्टर या धारिता गुणांक। धारिता गुणांक, अब अपन ने कार्य कर लिया, कार्य करने से तंत्र में होने वाला जो परिवर्तन है उसको अपन, उसका जो माप है ना, तंत्र में होने वाले परिवर्तन का माप क्या कहलाता है अपना, कैपेसिटी फैक्टर। तो लिखो इसमें बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने से, बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने से, बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने से तंत्र में हुए परिवर्तन का माप, तंत्र में हुए परिवर्तन का माप। मेरी अगर स्पीड आपको ज्यादा लग रही हो ना तो YouTube के अंदर ऑप्शन आता है, वहां से आप स्पीड नॉर्मल की जगह कम कर लो। अगर धीरे लग रही है किसी को तो स्पीड को बढ़ा डालो, ठीक है, तो वहां मेरी स्पीड कम हो जाएगी अपने आप। यहाँ इसलिए जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बनाता हूँ तो कोई देख नहीं पाता, उसको ज़्यादा यूज नहीं होता। ये बोला जाता है यूट्यूब पर जितने छोटे वीडियो डालो उसमें जितने ज़्यादा लाभ दोगे उतना ही अच्छा रहता है वो। तो मैं भी वही कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी, है ना। तो यहाँ पर लिखो धारिता गुणांक या कैपेसिटी फैक्टर बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने से तंत्र में हुए परिवर्तन का माप धारिता गुणांक कहलाता है। धारिता गुणांक कहलाता है। दाब के विरुद्ध कार्य करने से, दाब के विरुद्ध कार्य करने से क्या होता है, आयतन में परिवर्तन होता है ना। दाब के विरुद्ध कार्य करने से आयतन में परिवर्तन होता है। दाब के विरुद्ध कार्य करने से आयतन में परिवर्तन होता है, अतः आयतन परिवर्तन धारिता गुणांक है। अतः आयतन परिवर्तन धारिता गुणांक है, कैपेसिटी फैक्टर है। धारिता गुणांक है। नीचे लिखना सीजीएस मात्रक में कार्य की इकाई ऐसे क्या होता है, कार्य की इकाई जूल में नापते अपन। जूल किसकी होती है, उष्मा की यूनिट होती है। सीजीएस मात्रक में कार्य की इकाई अर्ग या डाइन सेंटीमीटर होती है। अर्ग या डाइन सेंटीमीटर होती है। अर्ग या डाइन सेंटीमीटर होती है। अलग अलग प्रकार के जो कार्य होते हैं उनकी यूनिट्स अलग अलग चेंज हो जाती है। वो यूनिट्स की बात अपन बाद में बात करते हैं। देखो अपन बात करने वाले हैं कार्य की, और जो कार्य की बात कर रहे थे अब तक, अब दो प्रकार से कार्य की बात बोल रहा था। एक तो होता है प्रसार कार्य, एक होता है संपीड़न कार्य। तो मैं पहले बात करूंगा प्रसार कार्य, उसके बाद करूंगा संपीड़न कार्य। और प्रसार कार्य की मैथमेटिकल अपन कैलकुलेशन भी करेंगे, गणना भी करेंगे। प्रसार कार्य की होता है क्या, प्रसार कार्य कि जब पिस्टन जो होता है उसके अंदर अपन ने जो गैस सिलेंडर होता है उसके ऊपर अपन ने पिस्टन लगा रखा है, गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर, उनका जो प्रेशर होता है वो पिस्टन के ऊपर लगाया जाता है जिससे गैस का प्रसार होता है। और गैस के ऊपर जब प्रेशर लगाया जाता है, पिस्टन को नीचे की तरफ धकेला जाता है, तो ये होता है संपीड़न कार्य। और मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रसार कार्य होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और संपीड़न कार्य कैसा होता है, धनात्मक। क्योंकि जो प्रसार कार्य वो सिस्टम के द्वारा किया जाता है और जो संपीड़न कार्य होता है वो सराउंडिंग के द्वारा किया जाता है। अपन बोलते हैं ना तंत्र पर होने वाला कार्य धनात्मक होता है, तंत्र द्वारा किया जाने वाला कार्य ऋणात्मक होता है। तो आप लोग हेडिंग डाल दो प्रसार कार्य, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। प्रसार कार्य, प्रसार कार्य। तो इस प्रसार कार्य की को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार देखो इधर सब लोग। मैं बोल रहा हूं कि यहां पर कोई पिस्टन लगा हुआ है और इसमें गैस भरी हुई है, और ये जो पिस्टन है घर्षणहीन, भारहीन
पिस्टन है और इस पर गैस भरी हुई जिसका प्रेशर है P, और इस गैस का जो प्रेशर P है, अब मैं बोल रहा हूं कि ये गैस जब ऊपर की तरफ प्रेशर लगाई तो कार्य कैसा होगा, प्रसार कार्य होगा। अब ये बोला जाता है कि टोसो सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड और लिक्विड्स के अंदर तो इतना एक्सपेंशन होता नहीं है, तो अपन प्रसार कार्य की गणना के लिए गैस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं। इसलिए जो प्रसार कार्य होता है उसको अपन दाब आयतन कार्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, दाब आयतन कार्य भी बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक पिस्टन सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर के ऊपर पिस्टन लगा दिया, और उस पिस्टन के ऊपर भी मैं क्या लगा रहा हूं, एक फोर्स लगा रहा हूं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपोजिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोजिंग फोर्स, प्रतिरोधी दाब बोल सकते हैं, प्रतिरोधी बल बोल सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर P है, और इसके ऊपर ये पिस्टन के द्वारा लगाया गया बल F हो गया। अपन बोल सकते हैं कि अपोजिंग प्रेशर लगा रहे हैं, इसके ऊपर कौन सा, प्रतिरोधी दाब लगा रहे हैं, जिससे कि पिस्टन इस टाइम पे साम्य अवस्था में, सबसे पहले अपन बोलते थे, वहां पर कंडीशन पढ़ते थे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पढ़ा था अपन ने, जब अपन बोलते थे कि फर्स्ट कंडीशन में बोलता था P और PA कि प्रेशर और ऊपर इसके ऊपर लगाया गया जो प्रेशर है वो दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। और जब बराबर होता है तो ये पिस्टन एक जगह रुका जाता है। कि सबसे पहले अपन ने क्या बोला कि मैंने कोई भी प्रेशर नहीं लगाया था और पिस्टन को इसके ऊपर जैसे रखा, उसको ऊपर धकेल दिया, और मैंने बोला थोड़ी देर बाद कि जब गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर और उसके ऊपर जो अपोजिंग प्रेशर है वो बराबर है, उस टाइम पे पिस्टन अपनी जगह एक तरह बैलेंस है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं इस पिस्टन के द्वारा मुझे प्रसार कार्य करना है, तो आप लोग बताओ मुझे, प्रसार कार्य करने के लिए पिस्टन को ऊपर उठाना पड़ेगा, और जब पिस्टन ऊपर उठाएगा, कैसे उठेगा कि ऊपर वाला जो प्रेशर है उसको थोड़ा सा अगर मैं कम कर दूं तो पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। कहां जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, तो जब ऊपर की साइड जाएगा तो वो अपना जो कार्य होगा ना, वो कौन सा होगा, प्रसार कार्य होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो इस पिस्टन को संतुलित करने के लिए अपन ने F फोर्स लगाया। ठीक है, और अपन बोलते हैं कि जो फोर्स होता है ना वो किसके किसके बराबर होता है, जो बल होता है, तो ये बोला जाता है कि ये होता है प्रेशर और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर। कैसे, समझो दोबारा, जैसे ये है, ये मेरी एक अंगुली है, इस अंगुली से मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो मेरी अंगुली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई इसके द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर, वह होता है अपना फोर्स। हथेली के द्वारा मैं फोर्स लगाऊंगा तो यहां पर इसका प्रेशर भी ज्यादा होगा क्योंकि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो अपन बोल सकते हैं कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है तो अपना प्रेशर ज्यादा होता है। तो अपन बोल सकते हैं F जो फोर्स है वो किस किस के बराबर है, प्रतिरोधी दाब और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अपन बोल सकते हैं बाह्य बल जो अपन इसके ऊपर लगा रहे हैं वो क्या है, F = P × A। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि इस अवस्था में जो प्रतिरोधी दाब है, इस अवस्था में जो प्रतिरोधी दाब है वो गैस के दाब के बराबर था, तो इस टाइम पे पिस्टन रुका हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं कि इस पिस्टन को ऊपर उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पिस्टन को ऊपर उठाने के लिए मुझे थोड़ा सा जो मेरा प्रतिरोधी दाब है उसको कम करना पड़ेगा। मैं बोलूं कि जो मेरा PA दाब था उसमें से मैंने थोड़ा सा अनंत सूक्ष्म मात्रा में मान लो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, प्रेशर कम कर दिया DP, तो ये पिस्टन ऊपर की साइड उठ जाएगा। थोड़ा सा मान लो ये इतनी सी दूरी तय की, और ये जो दूरी तय की इसको मैं मान लो मैं बोलूं DL दूरी तय कर ली। DL दूरी का मतलब अनंत सूक्ष्म दूरी तय कर ली। और अपन को पता है कि पहले आयतन यहां था, अब इसका आयतन ये हुआ, तो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन आयतन में हुआ ना, इसमें थोड़ा सा आयतन परिवर्तन हो गया। तो एक बात ध्यान से सुनना यहां पर कि मैंने क्या किया कि यहां पर जो गैस का प्रेशर, सबसे पहले मैंने बोला कि गैस का प्रेशर P और PA पिस्टन के ऊपर जो प्रतिरोधी दाब लगाया गया था वो बराबर था, तो ये पिस्टन अपनी जगह रुका हुआ था। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा जो उसका प्रतिरोधी दाब था उसको कम कर दिया अनंत सूक्ष्म मात्रा में, मान लो मैंने DP कम कर दिया, और जैसे ही थोड़ा सा कम किया तो पिस्टन थोड़ा ऊपर की ओर खिसक गया, और ऊपर की ओर खिसकने पर इसमें होने ये पिस्टन पहले यहां था, ये गया यहां गया, तो इसने कितनी दूरी तय की, तो मैं बोल रहा हूं DL दूरी तय कर ली, थोड़ी सी दूरी तय कर ली। अब यहां पर एक बात देखना तुम कि यहां पर पिस्टन पहले यहां था, अब यहां पहुंच गया, तो इसमें अवस्था परिवर्तन हुआ ना, और अवस्था परिवर्तन के दौरान होने वाला जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसी को अपन कार्य के द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, कार्य के द्वारा व्यक्त करते हैं। अपन बोल सकते हैं अर्थात गैस के जो पार्टिकल्स थे अपने सराउंडिंग पर थोड़ा सा कार्य कर लिया, गैस ने थोड़ा सा कार्य कर लिया, और वो जो कार्य हुआ वो क्या हुआ, DW, क्या हुआ,
dw। तो अपन बोल सकते हैं कि गैस के द्वारा सराउंडिंग पर dw कार्य किया गया, थोड़ा सा कार्य किया गया। क्या किया गया? थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। और इस जो ये कार्य है इसकी अपन की जो गणना है वो निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इस कार्य की गणना देखो कैसे कर सकते हैं। कार्य इक्वल टू अपन बोल सकते हैं बल इंटू दूरी। क्या लिख सकते हैं? बल इंटू दूरी। और ये बल कौन सा था अपना? प्रतिरोधी बल था। ये अपोजिंग फोर्स लगाया था ना अपन ने, प्रतिरोधी बल गुणा दूरी। और अपन ने जो प्रतिरोधी बल था उसको क्या लिखा था थोड़ी देर पहले? कार्य इक्वल टू, इसको अपन लिख सकते हैं प्रेशर, इसको ए लिखा था। और ये जो दूरी है ये कितनी हुई? मैंने बोला dl दूरी तय कर ली इसने, यहां से लेके यहां तक। अब मैं बोल रहा हूं कि ये p है। इस कार्य के दौरान, इस कार्य को अपन क्या बोल रहे हैं? dw बोल रहे हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं dw। इसमें थोड़ी सी क्या हुई? कमी हुई ना, तो इसको अपन ऐसे लिख लें क्या? pa माइनस dp a गुणा dl। अब इधर देखना, a क्या होता है अपना? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और l क्या है? दूरी। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और l की विमा क्या होती है? सेंटीमीटर। और दोनों के दोनों मिला के क्या होते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को अपन क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर क्यूब को अपन आयतन। तो इसमें क्या हुआ? थोड़ा सा आयतन परिवर्तन हो गया एक तरह से। अपन क्या बोल सकते हैं? इसमें आयतन परिवर्तन हो गया। आयतन परिवर्तन हो गया। तो इस आयतन परिवर्तन को अपन क्या लिख सकते हैं? इसको मैंने क्या लिख दिया? dv लिख दिया। कि यहां पर इसको अपन ने बोला आयतन, और आयतन में परिवर्तन कितना सा हुआ? थोड़ा सा हुआ। तो थोड़ा सा आयतन परिवर्तन को मैंने लिख दिया dv। ये ऐसा करो, इस a को हटाई दो क्योंकि मैंने ऊपर a नहीं लिख रखा। ठीक है। अब देखो इधर, यहां पर ये dp है और ये dv है। ये भी अनंत सूक्ष्म कमी है, ये भी अनंत सूक्ष्म। इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? p dv माइनस dp गुणा dv इक्वल टू dw। आप लोगों ने सुना होगा कि जब छोटी संख्या को छोटी संख्या से गुणा किया जाता है, यहाँ पर dp और dv आ गया, इसका मतलब बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है, बहुत छोटी संख्या है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और छोटी हो जाएगी। अपन इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं ना, इसको नगण्य कर सकते हैं ना, क्योंकि ये बहुत छोटी संख्या और छोटी संख्या को नगण्य करने पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपना क्या होगा? dw इक्वल टू क्या होगा अपना? p dv। क्या हुआ? dw इक्वल टू p dv। इस तरह से अपन ने क्या कर लिया? कार्य की गणना कर ली। ठीक है। आप लोगों को समझ में आई होगी, मैं दोबारा बता देता हूं मैंने कार्य की गणना कैसे की। मैं बोल रहा हूं कि यहां पर एक सिलेंडर था, सिलेंडर के अंदर अपन ने भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगा दिया। उस पिस्टन को यहां पर सबसे पहले यहां रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ? क्योंकि इसके ऊपर मैंने अपोजिंग फोर्स लगा रखा था, प्रतिरोधी बल लगा रखा था। और यहां पर ये जो P है वो गैस का प्रेशर है। इस गैस के प्रेशर, ये जो पिस्टन है ये ऊपर की साइड कब जाएगा? कि जब ऊपर का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मान लो इसमें ऊपर का जो प्रेशर था उसमें मान लो थोड़ी सी कमी हो गई। क्या हो गई? थोड़ी सी कमी हो गई। तो पिस्टन ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं वहां पर कि इस प्रेशर के अंदर कमी हुई थी, उस कमी को मैंने लिख दिया यहाँ पर P माइनस dp। सबसे पहले तो अपन ने बोला कि यहाँ पर होने, इस पिस्टन यहां से यहां तक खिसक गया, और पिस्टन जब यहां से यहां तक खिसकेगा तो इसके अंदर थोड़ा सा आयतन परिवर्तन होगा। और आयतन परिवर्तन होगा तो अपन बोल सकते हैं कि यहां पर गैस के पार्टिकल्स के द्वारा सराउंडिंग पर कार्य करना पड़ेगा। और वो जो कार्य है उसकी गणना अपन ने निम्न प्रकार से की। जो कार्य था वो किसके बराबर होगा? प्रतिरोधी बल गुणा दूरी के बराबर। अपन ने कितना फोर्स लगाया और उसकी कितनी दूरी तय की गई, उसी को अपन बोलते हैं कार्य। जैसे मैं, ये बोर्ड है, ये पड़ा हुआ था, ये तो दीवार आ गई, दीवार तो किसके की नहीं, बट इसको मैं धक्का मार के किसका देता, तो मैंने बल लगाया, और बल लगाने के बाद इसकी दूरी भी तो चेंज होगी ना। तो कितनी दूरी चेंज हो गई, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? कार्य। प्रतिरोधी जो बल था, फोर्स, उसको अपन लिख सकते हैं P मल्टीप्लाई A। तो मैंने लिख दिया P और A। और उसकी जो दूरी थी dl, सूक्ष्म परिवर्तन हुआ था dl दूरी, तो वो मैंने लिख दी यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर ये जो प्रेशर था इसमें मैंने क्या किया? थोड़ा सा चेंज किया, मतलब इसके अंदर थोड़ी सी कमी कर दी। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? P माइनस dp लिख दिया, A इंटू dl। और A क्या होती है? A क्या होता है? अपना क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। उस एरिया की जो विमा होती है वो होती है सेंटीमीटर।
और सेंटीमीटर मिलके क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब, और इन दोनों को अपन क्या लिख सकते हैं आयतन, और यहां पर थोड़ा सा आयतन परिवर्तन हुआ उसको मैंने लिख दिया डीवी। अब मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा पी डीवी माइनस डीपी गुणा डीवी, और अपन को पता है कि ये भी छोटी संख्या और ये भी छोटी संख्या, और जब छोटी छोटी संख्याओं को गुणा करते हैं तो वो संख्या और छोटी हो जाती है, और जब ज्यादा ही छोटी हो जाएगी तो उसको हटा दो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहां पर अपन लिख देंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डीवी। ठीक है, अब लिखो आप इसमें प्रसार कार्य, हेडिंग डाल दो वर्क ऑफ एक्सपेंशन, प्रसार कार्य। लिखो जल्दी जल्दी लिखो, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है मेरा, ऐसे ही जल्दी जल्दी। ठोस तथा ध्रुवों में प्रसार कार्य गैसों की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठोस तथा ध्रुवों में प्रसार कार्य गैसों की अपेक्षा बहुत कम होता है, जिससे बहुत कम होता है। अतः प्रसार कार्य की गणना सामान्यतः गैसों के लिए ही की जाती है। अतः प्रसार कार्य की गणना सामान्यतः गैसों के लिए ही की जाती है, गैसों के लिए ही की जाती है। इसलिए प्रसार कार्य को दाब आयतन कार्य भी कहते हैं। इसलिए प्रसार कार्य को दाब आयतन कार्य भी कहते हैं, दाब आयतन कार्य भी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एक भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगे सिलेंडर की कल्पना कीजिए। एक भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगे सिलेंडर की कल्पना कीजिए जिसमें आदर्श गैस की एक निश्चित मात्रा भरी है, जिसमें आदर्श गैस की एक निश्चित मात्रा भरी है, जिसमें आदर्श गैस की एक निश्चित मात्रा भरी है। इसको बना लेना बाद में, जिसमें आदर्श गैस की एक निश्चित मात्रा भरी है। माना कि गैस का दाब P है, माना कि गैस का दाब P है, यह दाब पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगा, यह दाब पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगा। साइड में बना लेना इसको, लिखते चलना, और ठीक है बना लेना बाद में आराम से। यह दाब पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगा। पिस्टन को संतुलित करने के लिए माना कि उस पे पिस्टन को संतुलित करने के लिए माना कि उस पर बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स F लगाया जाता है। बाह्य बल F लगाया जाता है यदि पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन एरिया, यदि पिस्टन का अनुप्रस्थ काट सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A हो तो, यदि पिस्टन का अनुप्रस्थ काट A हो तो बाह्य बल F इक्वल टू P इंटू A। F इक्वल टू P इंटू A। P इंटू A। नीचे लिखो, इस अवस्था में प्रतिरोधी दाब गैस के दाब के बराबर होता है। इस अवस्था में प्रतिरोधी दाब गैस के दाब के बराबर होता है। इस अवस्था में प्रतिरोधी दाब गैस के दाब के बराबर होता है। अब क्या करेंगे अपन, प्रतिरोधी दाब को थोड़ा सा कम कर देंगे। अब प्रतिरोधी दाब को अनंत सूक्ष्म मात्रा डीपी से कम कर दिया जाता है। अब प्रतिरोधी दाब को अनंत सूक्ष्म मात्रा, मेरा ये सूक्ष्म है ना, देख लेना भाई, बार बार बोलता हूं ऐसे ही, हो सकता है आप लोगों को हंसी भी आ जाए, और आती है वो तो कोई बात नहीं है। अब प्रतिरोधी दाब को अनंत सूक्ष्म मात्रा डीपी से कम कर दिया जाता है तो पिस्टन अनंत सूक्ष्म दूरी डीएल तक ऊपर की ओर सरक जाएगा। तो पिस्टन अनंत सूक्ष्म दूरी डीएल तक ऊपर की ओर सरक जाएगा, अर्थात गैस को अपने पारिपार्श्विक पर, अपने पारिपार्श्विक पर अनंत सूक्ष्म कार्य
अनंत सूक्ष्म कार्य dw करना पड़ेगा, अर्थात गैस को अपने पारिपार्श्विक पर अनंत सूक्ष्म कार्य dw करना पड़ेगा। इस कार्य की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। इस कार्य की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है। लिखते चलो जल्दी जल्दी। कार्य इक्वल टू प्रतिरोधी बल गुणा दूरी, प्रतिरोधी बल गुणा दूरी। और बल को क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हो आप कार्य इक्वल टू, इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा वो जोड़ लेना, जोड़ना चाहो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोधी दाब, हिंदी में लिख रहा हूं और कुछ नहीं भाई, प्रतिरोधी दाब गुणा क्षेत्रफल गुणा दूरी, गुणा दूरी। और यहां पर लिख देना भाई dw इक्वल टू प्रतिरोधी दाब P गुणा A गुणा dl। प्रतिरोधी दाब क्षेत्रफल गुणा दूरी। और अपने दाब क्या किया था, थोड़ा सा कम कर दिया था ना इसको, P माइनस dp गुणा A गुणा dl। प्रतिरोधी दाब यहां लिख दिया था P माइनस dp A गुणा dl। जो दाब है इतना हुआ, कम कर दिया था इसलिए उस प्रेशर में से थोड़ी सी कमी कर दी थी। तो कार्य बराबर हो गया P माइनस dp A इंटू dl। ये ऊपर वाला ही है, एक स्टेप हटा देना। देखो अब डी, इन दोनों को अपन ने क्या लिख दिया, dv। कैसे आया dv? ये रहा सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और सेंटीमीटर क्यूब यानी क्या होता है, आयतन। बायो वाले देख लो भाई। और आयतन को क्या लिख सकते हैं, v। और आयतन में जो परिवर्तन हुआ छोटा सा हुआ, थोड़ा सा, इसलिए इसको dv लिख दिया। p को गुणा करेंगे dv से तो p dv, माइनस का सीन है तो माइनस, dp गुणा dv, dp गुणा dv हो गया। यहां तक लिख लेना बस, अभी यहां तक लिख लिया ना। यहां dv आयतन में, यहां तक लिखने के बाद लिखना भाई, यहां dv आयतन में dv आयतन में अनंत सूक्ष्म वृद्धि है। थोड़ा सा ग्रोथ ही हुआ है। यहां dv आयतन में अनंत सूक्ष्म वृद्धि है यदि गुणनफल dp गुणा dv को, यदि गुणनफल dp गुणा dv को, dp गुणा dv को अत्यंत सूक्ष्म मानते हुए, अत्यंत सूक्ष्म मानते हुए नगण्य कर दिया जाए तो, नगण्य कर दिया जाए तो dw बराबर pdv होगा। कर दिया जाए तो, कर दिया जाए तो dw बराबर pdv। अब नीचे लिखो भाई, ये हो गई, ये बात समझ में आ गई होगी जहां तक है। अब नीचे लिख दो पैराग्राफ चेंज करके, यदि प्रसार से पहले गैस का आयतन V1 और बाद में V2 हो, और V1 और V2 तक की सीमाओं तक अपन क्या कर दें, अगर समाकलन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा चेंज कर लेंगे। और क्या है, यदि लिखो इसमें जल्दी जल्दी लिखो भाई, यदि प्रसार से पहले गैस का आयतन V1 तथा प्रसार के बाद आयतन V2 हो तो, प्रसार से पहले गैस का आयतन V1 तथा प्रसार के बाद गैस, प्रसार के बाद आयतन V2 हो तो संपूर्ण कार्य की गणना, गणना समीकरण, ये वाला जो समीकरण था ना, इसको क्या दिया आप लोगों ने, dw बराबर pdv, इसको दे देना समीकरण 1 की गणना, समीकरण 1 की गणना समीकरण 1 का V1 तथा V2 की सीमाओं में, V1 तथा V2 की सीमाओं में समाकलन करके की जा सकती है। V1 तथा V2 की सीमाओं में समाकलन करके की जा सकती है, की जा सकती है, की जा सकती है।
सीमाओं में समाकलन करके की जा सकती है। और अपन को पता है कि जो प्रसार कार्य होता है वो कैसा होता है, ये IUPAC भी बोलती है। लिख लो इसमें एक लाइन और लिख देना, IUPAC त्रिपाठी के अनुसार प्रसार कार्य नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। प्रसार कार्य कैसा होता है, प्रसार कार्य ऋणात्मक होता है, प्रसार कार्य ऋणात्मक होता है, प्रसार कार्य ऋणात्मक होता है। तो लिखो यहां W बराबर प्रसार कार्य कैसा हो गया, ऋणात्मक, V1 से V2 PdV। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब यहां पर P तो कांस्टेंट होता है और आयतन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस P डेल्टा V। dV का क्या होता है, समाकलन V होता है ना, और लिमिट लगा दी अपन ने V1 से V2, तो क्या होगा V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 को क्या लिख सकते हो, डेल्टा V। तो मैंने यही लिखा है डेल्टा V। जल्दी बता दिया रे थोड़ा यार मैंने तो, ये लिख लो तुम तो, W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। इसको तो ये लिख दिया यहां तक, तो निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। फिर नीचे लिख दो W बराबर माइनस P डेल्टा V। और यहां पर एक बात लिख लेना अगल बगल में इसके, जब दाब स्थिर हो, जब दाब स्थिर हो, दाब स्थिर होता तो जो कांस्टेंट होता है उसका समाकलन थोड़ी ये आ जाता है, जब दाब स्थिर हो। ये कहां से आया, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो बायो वालों लो, बाद में तो चिल्लाओगे। V1 से V2 P कांस्टेंट का उसको बाहर ले लिया, और ये dV, और dV का समाकलन ही क्या होता है, V होता है। ये P तो ये रहा तुम्हारा V, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस P V2 माइनस V1 P डेल्टा V, क्योंकि अपन को पता है डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, V2 माइनस V1। ठीक है, जब दाब स्थिर हो तब अपन ने लिख दिया ये। सेकंड लिखो इसी में कंडीशन, जब प्रतिरोधी दाब शून्य हो, जब प्रतिरोधी दाब शून्य हो, जब प्रेशर ही जीरो है। मैं तुमसे बोलूं पिस्टन लगा दिया ऊपर, ये लो पिस्टन लग गया, इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगाया तो उसको प्रसार कार्य होगा, तो उसको कार्य करना थोड़ी बोलेंगे। मैं जैसे तुमको बोलना था 5 किलो वेट लेके जाना कहीं पर, और तुम खाली चले गए, तुम्हारे ऊपर प्रेशर ही नहीं है, वापस आ गए, तुम बोलिए मैं तो जाके आ गया, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। कार्य जब होगा जब तुम उसको लेके जाओगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन प्रसार कार्य, सॉरी अपन बोलते हैं कार्य, बोलते हैं कार्य कब बोलते हैं, जब अपना कोई काम होता है। तो यहां पर सेकंड कंडीशन में लिखना था तुमको, जब प्रतिरोधी दाब शून्य हो, और जब प्रतिरोधी दाब शून्य हो तो कार्य भी शून्य होगा भाई। जब प्रतिरोधी दाब शून्य हो, यदि उसमें लिखो यदि P इक्वल टू 0, और P इक्वल टू 0 होगा तो पूरा का पूरा 0 नहीं हो जाएगा क्या। यदि P इक्वल टू 0 हो तो प्रसार निर्वात के विरुद्ध कहलाएगा, प्रसार निर्वात के विरुद्ध कहलाएगा, प्रसार निर्वात के विरुद्ध कहलाएगा। अर्थात किया गया कार्य कैसा होगा, 0 होगा, शून्य होगा। इस प्रकार का प्रसार मुक्त प्रसार कहलाता है, फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। इस प्रकार का प्रसार फ्री एक्सपेंशन कहलाता है। तो W इक्वल टू 0 लिख देना। ये आया कैसे ये भी बता दूं एक बार, W ये P जब 0 है तो dV भी 0 होगा, आयतन परिवर्तन होगा ही नहीं ना, मुक्त प्रसार कहलाता है। अगला लिखो थर्ड लिखो भाई, थर्ड लिखो, जब गैस का आयतन स्थिर हो, जब गैस का आयतन स्थिर हो। सुनो एक बार, गैस का आयतन स्थिर होने का मतलब क्या है। जैसे ये दीवार है, मान लो इस दीवार को खिसकाने के लिए मैंने बोल दिया तुम इस दीवार को खिसका दो, तुमने पता नहीं कैसे कैसे जोर लगाया, सब कुछ कर लिया, पर दीवार खिसकी नहीं, और फिर मैं आया
तुम बोले सर हमने तो काम कर लिया, मैं देखूंगा दीवार तो यहाँ की आई है, कोई नहीं हुआ ना, आयतन परिवर्तन नहीं हुआ, तो मैं बोलूंगा कार्य नहीं हुआ। चाहे तुम के मर जाओ, नहीं सामने करो तो पसीने आ गए, ये आ गए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दीवार ही नहीं किसकी, और दीवार ही नहीं कर किसकेगी, तो अपन बोलेंगे कार्य नहीं हुआ। तो अपन बोलते हैं कि जब आयतन परिवर्तन नहीं होता है ना, तो कार्य कैसा होता है, 0। तो लिखो इसमें, जब गैस का आयतन स्थिर हो, जब गैस का आयतन स्थिर हो, थर्ड लिखो, जब गैस का आयतन स्थिर हो, और इसमें लिखो यदि अवस्था परिवर्तन में आयतन स्थिर रहता है, तो यदि अवस्था परिवर्तन में आयतन स्थिर रहता है तो dV इक्वल टू 0 होगा, dV इक्वल टू 0 होगा। ये जो इक्वेशन लिखी थी ना आप लोगों ने, W इक्वल टू माइनस V1 V2 PdV, इसको समीकरण नंबर 2 दे लेना, समीकरण नंबर 2 दे लेना। dV इक्वल टू 0 होगा। समीकरण 2 के अनुसार लिख देना यहाँ पर, समीकरण 2 के अनुसार, क्योंकि ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। W इक्वल टू 0, W इक्वल टू 0, W इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया प्रसार कार्य। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया हो तो बता देना भाई, कमेंट्स वगैरह करके बता देना। मैं आज से वीडियो किसी को लिंक विंक सेंड नहीं करूंगा, एक बार आप सब्सक्राइब कर लो भाई, बार बार लिंक सेंड करनी पड़ती है मुझे। अगला लिखो संपीड़न कार्य, इसी को आज यहीं खत्म करेंगे, थोड़ा सा हो रहा है। संपीड़न कार्य, और संपीड़न कार्य क्या होता है कि जो पिस्टन होता है ना, उसको धक्का मार के नीचे ले आओ, वो होता है अपना संपीड़न कार्य। उसको बोलते हैं अपन वर्क ऑफ कंप्रेशन, संपीड़न कार्य, वर्क ऑफ कंप्रेशन। ये बोला जाता है कि वर्क ऑफ कंप्रेशन या संपीड़न कार्य की गणना भी इसी प्रकार से की जा सकती है, बट वो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक। IUPAC प्री पार्टी के अनुसार सिस्टम पर किया गया कार्य धनात्मक होता है, और सिस्टम द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो जो सिस्टम पर कार्य किया जाता है वो कौन सा कार्य होता है, कंप्रेशन वर्क होता है, उसको बोलते हैं संपीड़न कार्य, और वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो आप लोग हेडिंग डाल दो संपीड़न कार्य। कौन सा कार्य, संपीड़न कार्य, हेडिंग डालो संपीड़न कार्य, ज्यादा नहीं है, 2-5 लाइन लिखाऊंगा बस इसमें। संपीड़न में कंप्रेशन में पारिपार्श्विक द्वारा तंत्र पर कार्य किया जाता है। संपीड़न में पारिपार्श्विक द्वारा गैस पर कार्य किया जाता है। संपीड़न में पारिपार्श्विक द्वारा कार्य किया जाता है। इसकी गणना भी प्रसार कार्य के अनुसार ही की जाती है। इसकी गणना भी प्रसार कार्य के अनुसार ही की जाती है। इसकी गणना भी प्रसार कार्य के अनुसार ही की जाती है। संपीड़न में अंतिम आयतन, संपीड़न में अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन से कम होता है। मान लो पहले आयतन ये था V1, अब हो गया V2। पहले आयतन यहां तक था, अब अपन ने इसको दबा के नीचे ले आए तो आयतन ये हो गया ना, कम हो गया ना। तो ये प्रारंभिक था, ये अंतिम था, तो मैं बोल रहा हूं अंतिम आयतन कम होता है। संपीड़न में अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन से कम होता है। अतः होने वाला कार्य धनात्मक होता है। अतः होने वाला कार्य धनात्मक होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं अतः होने वाला कार्य धनात्मक हो सकता है। W बराबर P डेल्टा V। कौन सा है, पॉजिटिव वर्क है। अतः होने वाला कार्य धनात्मक होता है। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई आज, बट फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग देखना अच्छे से, कोशिश करना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर वेयर करने की जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत होगी देख लेगा भाई। ठीक है, आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, पर रेस्पॉन्स देते नहीं हो आप, समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे पता ही नहीं चलता। कौन कौन लिख रहा है नोट्स वगैरह, इसमें लिख रहा हो तो देखिए बताना भाई। थैंक यू।